छुट्टियां हो चुकी हैं, तो बच्चे तो स्कूल में नहीं है, लेकिन क्या जनरली ये प्रॉब्लम स्कूल में आती है मैथ्स को लेके, जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, तो एक पर्सपेक्टिव इनका मिल जाता है कि बच्चे कैसे हैं, उत्साह दिखाते हैं मैथ्स की क्लास में, या फिर और अगर ये हेडमास्टर भी हैं तो किस तरह की दिक्कत आती है मैथ्स को लेके। बिल्कुल। सो अगर आप लोग मतलब कुछ भी बैरियर की वजह से अगर नहीं बोल पा रहे हैं, तो हम शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आई थिंक प्रेमा मैम, मैं शुरू करूं? यस यस, and Niyati, you can further help them understand if there is any language barrier, which is not the case, but still, yeah, over to you, Kaushal sir. हाँ, सो नमस्कार सभी साथियों, मेरा नाम कौशल सेन है और मैं दिल्ली में प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में टीचर हूँ। और मैं आज इस सेशन के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से ये जानने आया हूँ कि किस प्रकार जो हमारे छात्र हैं, जो गणित को लेके इतना डरे हुए हैं, या उनमें वो इंटरेस्ट जो नहीं जगा पा रहे हम लोग, या क्या प्रॉब्लम्स है, या क्या क्या और भी ऑप्शंस जो है, जिसको अगर हम थोड़ा सा इधर से ठीक करें या थोड़ा सा उधर से ठीक करें, तो हमारे स्टूडेंट्स और भी बेटर तरीके से परफॉर्म कर पाए। तो आज का सेशन हमारा इसी के ऊपर है, रिमूविंग द फियर्स ऑफ मैथमेटिक्स एंड मेकिंग इट फन। तो आप एज टीचर्स, अगर आप मुझे चैट बॉक्स पे बताएं कि आप लोगों को क्या लगता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है मैथ्स को लेके। अगर चैट बॉक्स का इस्तेमाल करें, आप लोगों को क्या लगता है कि क्या क्या सबसे बड़ा चैलेंज है मैथ्स को लेके। नियति मैम, अगर आप थोड़ा सा मेरे पार्टिसिपेंट्स को बोले कि वो लोग थोड़ा चैट बॉक्स पे लिखे कि उनको क्या लगता है, क्या कंसर्न है मैथ्स को लेके। तो मैथ्स अगर चैलेंज भी है, नहीं यस और नो में भी जवाब दे सकते हैं, वाई और एन में। हाँ हाँ बिल्कुल, ये दो प्रश्न है, कोई मैथ्स एक चैलेंज है कि नहीं, या क्या चैलेंज है, या क्या अपॉर्चुनिटीज है। तो अगर आप मुझे कुछ भी चैट बॉक्स में अगर आप बताएं। हाँ जी, तेजस सर, आपने शायद हैंड रेज किया है, आपको बोलना चाहे। सर, ये बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, बच्चे नाम से ही घबराते हैं मैथ्स वगैरह के। ये बात तो बिल्कुल सही है कि नाम से ही घबराते हैं, पर आप अगर काफी सालों से अगर पढ़ा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है क्यों वो घबराते हैं इतना? बहुत से प्रॉब्लम रहते हैं उसमें, बहुत से ऑपरेशंस करना पड़ता है अपने बच्चों को, इसके लिए वो थोड़ा डरते। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, डेफिनेटली सर, डेफिनेटली, थैंक यू सो मच। आपने अनम्यूट करके शेयर किया। एक बार नियति मैम बताएंगे मेरा स्क्रीन विजिबल है कि नहीं? यस सर, दिख रहा है सर। ठीक है। तो डियर पार्टिसिपेंट्स और मेरे सभी सीनियर अध्यापकगण जो मेरे साथ आज यहाँ जुड़े हैं, आज का सेशन हम शुरुआत करते हैं, रिमूविंग द फियर एंड मेकिंग इट फन। अब जब हम मैथ्स को देखते हैं, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वाक्य मुझे याद आता है पॉल हॉलमोस की तरफ से, द ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज टू डू मैथमेटिक्स। तो अगर हमें मैथमेटिक्स को सीखना है, तो हमें मैथमेटिक्स को करना पड़ेगा। और मुझे लगता है ये वाक्य जो है, ये हर क्षेत्र में वैलिड है। हर क्षेत्र में ही हम इसको देख सकते हैं कि किसी भी काम को अगर हमें करना है, या अगर हमें उस काम को सीखना है, तो हमें उस काम को करना पड़ेगा। बिना उस काम को करे हम उस चीज तक नहीं पहुंचेंगे। तो एज टीचर्स हम देखते हैं, शुरुआत करते हैं कि हमारे बच्चे एग्जैक्टली मैथ्स से डरते क्यों हैं, क्या है उनको जो इसमें फियर लगता है। तो मैंने कुछ पॉइंटर्स बनाए हैं। अगर आप लोगों को भी लगता है कि कुछ और पॉइंटर्स है, या कोई पॉइंटर सही नहीं है, तो सेशन इस पर्टिकुलर स्लाइड के बाद आप मुझे बताइएगा कि एग्जैक्टली क्या है। हम कुछ पॉइंटर्स देखते हैं, और आप अपने दिमाग में, या आप अगर कोई नोटपैड के साथ बैठे हैं, या कोई कॉपी के साथ बैठे हैं, तो आप देखिए कि कौन सा टॉपिक आपको लगता है एक यस है,
और कौन सा पॉइंटर आपको लगता है कि नो है, कि कौन सच में एक जेन्युइन कंसर्न हो सकता है। सबसे पहला रीजन जो मुझे लगता है एज अ टीचर, लैक ऑफ विजुअलाइजेशन। मतलब मैथ्स एक ऐसा रूखा सूखा सब्जेक्ट है कि जिसमें इमेजेस बहुत ही कम इस्तेमाल होती है। अगर हम इंग्लिश को देखें, हिंदी को देखें, या मराठी को देखें, या संस्कृत को देखें, या कोई भी अन्य भाषा को देखें, जब हम भाषा का ज्ञान बच्चों तक पहुंचाते हैं कक्षा के माध्यम से, तो हम कई सारे चित्रों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अलग अलग प्रकारों की क्रिया जो भी हम पढ़ाते हैं उसमें कई सारी चित्रों का इस्तेमाल होता है। बट गणित में ऐसा कुछ भी इस्तेमाल नहीं होता। वही रटा रटाया, 4 सेब को 4 सेब से ऐड किया, 2 डंडी से ऐड किया, 1 रोटी आधी में बट गई। तो अभी भी हम वो ही सेब, डंडे और रोटी पे ही अटके हुए हैं, और हमारे पास बहुत ऑप्शंस नहीं है इमेजेस का इस्तेमाल करने का, क्योंकि जैसे जैसे सीनियर क्लास हो जाती है हमारे पास इमेजेस और ज्यादा कम हो जाती है। फिर उसके बाद जो दूसरा रीजन मुझे लगता है वो है चॉक एंड टॉक, क्योंकि मैथमेटिक्स एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है जिसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। बट जब हम उसको पढ़ते हैं या सीखते हैं तो एक बहुत ही थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, क्योंकि बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं और बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, और उन चीजों को सिखाने के लिए डेफिनेटली टीचर को बहुत ज्यादा बोलना पड़ता है और उसको बहुत सारी थ्योरी को समझाना पड़ता है। चाहे प्राइमरी क्लास हो चाहे सीनियर क्लास हो, प्राइमरी क्लास में थोड़ा सा कम रहता है थ्योरी पोर्शन, बट जैसे जैसे क्लासेस प्राइमरी से अगर हम देखें 6, 7, 8 के बाद हमारा मैक्सिमम थ्योरी बढ़ जाता है और वहां पे हमें बहुत ज्यादा लिखना पड़ता है। फिर एक जो सर अभी जैसे तेजस सर बोल रहे थे कि बहुत सारे फॉर्मूलेज हमें डालने पड़ते हैं, वो बात बिल्कुल सही है, और इससे हमें बहुत ज्यादा मेमोरी का इस्तेमाल करना पड़ता है कि अच्छा यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगेगा, वहां पे वो वाला फॉर्मूला लगेगा, एरिया का क्वेश्चन है तो एरिया का फॉर्मूला लगेगा। अच्छा चलो एरिया का फॉर्मूला बच्चे ने लगा लिया, बट उसके बाद उसका यूनिट्स है, यूनिट्स को बदलो। फिर अगर यूनिट्स को बदल लिया, वहीं पे अगर डेसिमल आ गया तो डेसिमल को बदलो। तो यानी एक क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं और बच्चा धीरे धीरे उसको मेमोराइज करना शुरू कर देता है। अगर वो उसको समझे कि हाँ पहले ये स्टेप, फिर ये स्टेप, फिर ये स्टेप, वो कहीं ना कहीं पे एक प्रॉब्लमेटिक है। और उसी की वजह से आप देखिए लर्निंग गैप्स होते हैं। यानी अगर हमने एरिया का क्वेश्चन किया बट एरिया के क्वेश्चन में हमने यूनिट्स को कन्वर्ट करना भी डाल दिया, हमने वहां पे ऑपरेशंस भी डाल दिए, तो बच्चा क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक पे ही वो फोकस कर पाता है। उससे क्या होता है, लर्निंग गैप्स आ जाते हैं। यानी क्लास 5 का सिलेबस जो उसको 10 या 10 ऑब्जेक्टिव उसको करना था अचीव, वो उन 10 ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर पाया। वो सिर्फ और सिर्फ 5 या 6 ऑब्जेक्टिव्स ही अचीव कर पाया, और उसका लर्निंग आउटकम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और जैसे जैसे आप देखेंगे जैसे उसका लर्निंग गैप्स कम होता है तो उसका क्लासरूम में इन्वॉल्वमेंट कम हो जाता है, वो क्लासरूम में उतना ध्यान नहीं दे पाता। वो कोई भी बच्चा हो वो क्लासरूम से बिल्कुल भिन्न हो जाता है, उसका कॉपी में काम इनकम्प्लीट रहना शुरू हो जाता है, वो होमवर्क नहीं करता और वो धीरे धीरे अपना इंटरेस्ट को कम कर देता है। बट हाँ, जैसे जैसे वो इंटरेस्ट कम कर देता है उसके अंदर एक ये फियर आ जाता है कि कहीं वो फेल तो नहीं हो जाएगा, और इसी कोशिश में वो क्या करता है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को मगअप कर लेता है, और अल्टीमेटली वो किसी भी कॉन्सेप्ट को बिल्कुल अच्छे तरीके से नहीं सॉल्व कर पाता, और वो बच्चा धीरे धीरे डीमोटिवेट हो जाता है, वो क्वेश्चन पूछना बंद कर देता है, और उसका बेसिक्स जो है वो बिल्कुल हिल जाता है। क्योंकि सीनियर क्लासेस में जब बच्चे जाते हैं, 5th में, 6th में, 8th में, कई सारे ऐसे टॉपिक्स आते हैं, फ्रैक्शंस आते हैं, डेसिमल्स आते हैं, मेंसुरेशन आता है, सिंपल इक्वेशन आता है, जहां पे उसका बेसिक कैलकुलेशन ही उसका सपोर्ट सिस्टम बनता है। तो अगर उसने अपने प्रीवियस क्लासेस में नहीं पढ़ा या उसके अंदर वो इंटरेस्ट नहीं डेवलप हुआ, तो वो अल्टीमेटली कुछ भी नहीं कर पाता।
और सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे टीचर्स पे भी अगर हम देखें तो हम लोग कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं डालते हैं अपनी क्लासरूम टीचिंग में। हम गए क्लासरूम में, हमने सीधा कॉपी खुलवाई और हमने बुक खुलवाई और हम अपना काम करना शुरू कर दिया। माना कि हम लोगों के ऊपर सिलेबस का प्रेशर होता है, हम लोगों के पास बहुत सारा प्रेशर होता है एज टीचर्स जो हमें एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में कंप्लीट करना है। बट कभी हफ्ते में अगर हम एक दिन कुछ एक सरप्राइज एलिमेंट डाल दे कि आज हम ये वाली एक्टिविटी करेंगे, या आज हम ग्राउंड में पढ़ेंगे, या आज आप बच्चे मिल के क्लास को चलाएंगे, या आज हम कुछ क्विज के माध्यम से पढ़ेंगे, तो अगर हफ्ते के अंदर अगर एक भी दिन अगर हम इस तरीके से कोशिश करें तो डेफिनेटली हमारी क्लासेस में कुछ ना कुछ चेंज जरूर आएगा। अब देखते हैं, अभी तक तो हम लोग प्रॉब्लम्स की बात कर रहे थे कि ये सारी प्रॉब्लम्स है। अब हम देखते हैं कि हम एज टीचर्स क्या कर सकते हैं अपनी क्लासरूम को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। तो सबसे पहले तो मैंने एक ये साइकिल बनाया है जिसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला तो है कि हमें पेडागोजिकल चेंजेस करने हैं, यानी हम जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं उसको थोड़ा सा चेंज करना है। चेंज एज इन, हमने ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी को पढ़ा होगा जो 6 लेयर्स में पढ़ाती है, अंडरस्टैंडिंग, रिमेम्बरिंग, एनालाइजिंग, एप्लीकेशन, क्रिएटिविटी। ये जो हायरार्की है, अगर हम इसके हिसाब से अपने क्लासरूम की टीचिंग को रखें तो हम डेफिनेटली एक पेडागोजिकल चेंज के साथ अपने क्लासरूम को और बेटर कर सकते हैं। यस, जब हम कुछ चेंज अपनी क्लासरूम में कर रहे हैं तो हमें प्लानिंग की आवश्यकता जरूर है। यस, मैं मान रहा हूं कि हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, बट मेरी बात मानिए डियर टीचर्स, अगर आपने एक साल में पर्टिकुलर टाइम में, जैसे अभी आप लोगों की मैम ने मुझे बताया गर्मियों की छुट्टियां चल रही है, अगर आपने 5 दिन भी अगर अपनी प्लानिंग को दिया तो आपका आने वाला साल बिल्कुल बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि आपने प्लानिंग क्या करना है, आपने सीधा इंटरनेट पे गए, आपने देखा कि क्या है इस पर्टिकुलर लेसन की एक्टिविटी, या क्या है इसका वर्कशीट, या अगर हम इसके साथ कोई हुक एक्टिविटी करा सकते हैं कि नहीं, या अगर हम कुछ ऐसा कुछ बच्चों को बताएं जो उनको नहीं पता। तो अगर ये कुछ सरप्राइज अगर हम रखें तो हम डेफिनेटली अपनी क्लासरूम को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आप देखिए हमारा नेक्स्ट जो आता है, लेइंग क्लियर ऑब्जेक्टिव। अब एक लेसन में हमारे पास बहुत सारी चीजें होती हैं, बट वो सारी चीजें तो हम नहीं बता सकते क्योंकि हमारे पास लिमिटेशन है क्लासरूम का सिलेबस। तो हम क्या करेंगे, हम एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव ले लेंगे कि यस, क्लास 6 में हमें ये पढ़ाना है, सरकार की तरफ से ये ऑब्जेक्टिव्स हमें दिए हैं और हमें एज अ टीचर इन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करना है। अगर क्लास 6 में बच्चे को 4 डिजिट का एडिशन आना चाहिए या 5 डिजिट का एडिशन आना चाहिए तो हम सिर्फ उसी तक ही स्टिक करेंगे। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपकी क्लासरूम में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो 5 नहीं 6 डिजिट्स भी कर सकते हैं, 7 डिजिट भी कर सकते हैं, तो आप डेफिनेटली उनको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दीजिए। बट अगर आपकी पूरी क्लास को देखें तो आप अपनी पूरी क्लास के लिए 4 से 5 डिजिट या जो भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव है उस पर ही स्टिक करिए। अब आपने जो ऑब्जेक्टिव रखा है उसको इफेक्टिवली बच्चों तक बताइए या पेरेंट्स को बताइए कि हम लोग क्लास 6 में ये करने वाले हैं और ये तरीका है हमारा। अगर आप लोगों के पास कोई सुझाव है या कोई डिफरेंट तरीका है, आप डेफिनेटली उस चीज को दीजिए। और एज टीचर्स हम अपना जो भी काम करते हैं उसमें हमें रिफ्लेक्शन बहुत ही ज्यादा जरूरी है, यानी हमें उसको एक अलग दृष्टि से देखने की जरूरत है कि जो हम क्लासरूम में एक्टिविटी करा रहे हैं क्या वो सही है, क्या उसमें बच्चों का ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहा है, क्या हम जो बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं वो उन तक पहुंच रहा है। और ये हमारा पूरा एक सर्कल होता है। तो हम चेंजेस अपनी स्टडी में लेकर आएंगे, अपनी टीचिंग में लेकर आएंगे। उस चेंजेस को करने के लिए हमें एक प्लान के माध्यम से जाना पड़ेगा, इसके लिए हमें प्लानिंग करनी है। जब हम प्लानिंग कर रहे हैं तो हम ये ध्यान रखेंगे कि हमारे क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं, और जब हम ऑब्जेक्टिव्स को फाइनलाइज कर लेंगे तो उन ऑब्जेक्टिव्स को हमें इफेक्टिवली बताना है, मैनेजमेंट को बताना है, बच्चों को बताना है, पेरेंट्स को बताना है
या कोई और स्टेक होल्डर्स है उनको बताना है। और इस प्रोसेस को करते करते हमें हमेशा एक रिफ्लेक्शन मोड में रहना है कि क्या हमने जो एक्टिविटी कराया या जो हम क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि नहीं, ये हमें हमेशा ध्यान में रखना है। तो ये एक साइकिल है जो मुझे लगता है एज टीचर्स हमें बहुत हेल्प करता है जब भी हम अपनी क्लासरूम की प्लानिंग करते हैं। ठीक है, अब देखिए हम क्या कर सकते हैं एज टीचर्स। अब हम एज टीचर्स क्या कर सकते हैं, हम आर्ट एज अ मीडियम ले सकते हैं, हम ग्लोबल डायमेंशंस ले सकते हैं। अभी हम इन पॉइंटर्स को डिस्कस करेंगे। अभी हम फटाफट से इन पॉइंटर्स को देखते हैं। बियॉन्ड द क्लासरूम, यानी क्लासरूम के बाहर क्या हो सकता है इस मैथमेटिक्स को लेके। क्या हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या हम किसी और विषय को इंटीग्रेट करके पढ़ा सकते हैं कि नहीं, और कुछ हैंड्स ऑन एक्टिविटीज। अब हम इनके जरा एग्जांपल्स देखते हैं। अब देखिए हमारे पास कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं मैथमेटिक्स में जिसमें हम आर्ट का इस्तेमाल करा सकते हैं। जैसे सिमेट्री एक चैप्टर है, आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक चैप्टर है, आपका एरिया एंड पेरीमीटर एक चैप्टर है जिसमें आप छोटे छोटे बॉक्सेस का एरिया पेरीमीटर निकाल के रंगोलीज बनवा सकते हैं। या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसमें हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस उनको हम कोऑर्डिनेट्स लेके फिगर्स बनवा सकते हैं। बेसिकली ये हमारा एक एंटरटेनमेंट ही है। हम जब तक कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ाएंगे हम इन एक्टिविटीज तक नहीं पहुंच सकते। बट हाँ, इस कॉन्सेप्ट को अगर हम थोड़ा और इंटरेस्टिंग वे में कराना चाहते हैं तो हम आर्ट का इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें हम आर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे टेबल्स है, टेबल्स के लिए हम गाने का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे जो एंगल्स है जैसे स्ट्रेट एंगल, राइट एंगल, तो अगर हम हाथों का इस्तेमाल कोई नृत्य शैली के साथ करें तो हम एंगल्स को बहुत अच्छी बखूबी तरीके से पढ़ा सकते हैं। हम डांस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम प्लेइंग विथ नंबर्स में हमारा एक चैप्टर आता, हमारा एक टॉपिक आता है डिविजिबिलिटी रूल्स का, तो वहां पे हम नाटक का मंचन करके बच्चों तक बात को पहुंचा सकते हैं कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। या हम पपेट्स का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर को पढ़ाते हैं तो वहां पे हम एक मार्केट सीन को डिपिक्ट करके फिर से एक नाटक के तौर पे करा सकते हैं। तो आर्ट यहाँ पे सिर्फ आपका विजुअल आर्ट नहीं है, यहाँ पे आपका परफॉर्मिंग आर्ट भी आएगा। आप डांस का, म्यूजिक का, ड्रामा का अलग अलग तरीके से आप क्लासरूम में आर्ट को इंटीग्रेट करके चैप्टर्स को पढ़ा सकते हैं। यस, अभी कुछ टीचर्स यही सोच रहे होंगे कि ये सब करने में तो बहुत टाइम लगेगा। यस टीचर्स, ये सब करने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, बट एक बार जब आपकी प्लानिंग हो गई तो आप इसको तकरीबन 3-4 साल इसको आराम से चला सकते हैं। बस आपको हर साल थोड़ा सा इसको रिव्यू करना है। अब नेक्स्ट आ रहा है ग्लोबल डायमेंशन। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैथ्स एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पूरी दुनिया को कनेक्ट करता है। अब आप देखेंगे कि समाज में हमारे पास कितनी प्रॉब्लम्स है। जैसे पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन एक ऐसा प्रॉब्लम है जिससे हम सब फेस कर रहे हैं। तो हम क्लासरूम में पॉपुलेशन के नंबर्स का इस्तेमाल करके नंबर सिस्टम करा सकते हैं, प्लेस वैल्यू करा सकते हैं, फेस वैल्यू करा सकते हैं। इस तरीके से हम कुछ कुछ एक्टिविटीज करा सकते हैं। इसी के साथ जब हम देखते हैं एनिमल्स की पॉपुलेशन कम हो रही है तो मैथ्स के साथ हम कुछ एक ऐसा वैल्यू उनको दे रहे हैं जिससे वो एक बेहतर ह्यूमन के तौर पे समाज में निकल कर आए। वाटर का कितना प्रॉब्लम है, हम परसेंटेज पढ़ा सकते हैं कि इतना प्रतिशत साफ जल है, इतना प्रतिशत खराब जल है और इतना प्रतिशत पानी का हर दिन ट्रीटमेंट हो रहा है या उपयोग हो रहा है। तो हम एक प्रोजेक्ट के पे बच्चों के साथ इन कार्यक्रम को कर सकते हैं। मुझे लगता है पानी की समस्या हर जगह ही है, चाहे वो दिल्ली हो, बॉम्बे हो। तो हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट कर सकते हैं बच्चों के साथ कि घर में डेली कितना पानी इस्तेमाल होता है और क्या वो पानी थोड़ा बचा सकते हैं या वो पूरा का पूरा वेस्ट हो जाता है या पूरा का पूरा यूज हो जाता है।
हम एक कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं बार ग्राफ के माध्यम से या सर्कल ग्राफ के माध्यम से। तो अगर हम ग्लोबल चैलेंजेस को क्लासरूम में लेकर आए, इससे क्या होगा, एक थोड़ा सा बच्चे को एक यूनिक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो मैथ्स को एक डिफरेंट नजरिए से देखने की कोशिश करेगा, है ना। और अलग अलग समाज में किस प्रकार से चीजों का इस्तेमाल होता है उसको भी वो समझने का कोशिश करेगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है मैथ्स बियॉन्ड क्लासरूम। ये सब तो आप खुद ही मानेंगे कि मैथ्स जो है वो क्लासरूम की चार दीवारों तक सीमित नहीं है, वो आपका बिजनेस में आता है, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस में आता है, हेल्थ में आता है। तो अगर हम बच्चों को बताएं कि कितना प्रतिशत प्रॉफिट हो रहा है एक पर्टिकुलर स्कीम्स को लेके, क्या लोगों तक वो पैसा पहुंच रहा है कि नहीं, क्या लोग उस पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं, सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं, फिर किस प्रकार के खाने में कितना पोषण है, कितना कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है। और आजकल तो आप देखेंगे कि कितनी वीडियोस यूट्यूब पे मिलती है जो बताती है कि खाने में एग्जैक्टली कितनी प्रतिशत चीनी है, कितना प्रतिशत मैदा है, और हम इसका इस्तेमाल करके अपने बच्चों में जागरूकता पैदा कर सकते हैं। तो आप देखिए कि हम मैथ्स को और फिजिकल फिटनेस को इंटरकनेक्ट कर रहे हैं। फिजिकल फिटनेस तो साइंस ही आता है, बायोलॉजी आता है, जहाँ पे हम फूड्स की बात करते हैं तो बायोलॉजी, फिजिकल फिटनेस, आपका मैथमेटिक्स, ये तीनों सब्जेक्ट मिला के हम क्लासरूम में टीचिंग कर सकते हैं। तो आपको बस थोड़ा सा अपने चैप्टर को उससे कनेक्ट करना है। आपका जिस भी पर्टिकुलर टॉपिक से आपका चैप्टर कनेक्ट होता है, उस कनेक्शन को बिल्ड करिए। तो जब आप कनेक्शन को बिल्ड करेंगे तो बच्चा जो है वो थोड़ा सा ब्रॉडली सोचेगा कि यस, हमारा टॉपिक इसके साथ भी जा सकता है, उसके साथ भी जा सकता है, और वो धीरे धीरे इंटरेस्ट लेगा। हमें ये देखना है कि बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ पे है, उस इंटरेस्ट के माध्यम से हमें हमारे टॉपिक को ज्वाइन करना है और क्लासरूम को और भी ज्यादा अच्छा और मनोरंजक बनाना है। अब इसके बाद कुछ हैंड्स ऑन एक्टिविटीज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। जैसे एरिया और पेरीमीटर, हमें क्या करना है, हमें एक ग्राफ पेपर लेना है और हमें उनको कुछ डायमेंशंस देनी है, लेंथ और ब्रेड्थ देना है, और उनको बोलना है कि वो एरियाज निकाल के दिखाएं, या एक पर्टिकुलर डायमेंशन का इस्तेमाल करके वो हमें फिगर्स को बना के दिखाए। तो आप देखेंगे कि आपने अपना चैप्टर पढ़ाया भी और साथ ही साथ एक एक्टिविटी देके बच्चे में इंटरेस्ट डेवलप किया। इसी तरीके से आप सिमेट्री देखिए, सिमेट्री की शीट्स हम दे सकते हैं, वो शीशे का इस्तेमाल करके देख सकते हैं कि क्या हमारे ऑब्जेक्ट्स सिमेट्रिकल है कि नहीं। तो कई ऐसी एक्टिविटीज हैं जो बच्चों के साथ हम क्लासरूम में उसी दौरान कर सकते हैं। अच्छा, एक एक्टिविटी अभी मैंने हाल ही फिलहाल अपने क्लासरूम में करी है, प्रॉफिट एंड लॉस को लेके। तो अगर या डिस्काउंट को लेके, तो हम क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर फूड मेनू किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ले सकते हैं या किसी रेस्टोरेंट का ले सकते हैं, और हम बच्चों को बोल सकते हैं कि आपके पास 500 रुपए हैं, 500 अगर ज्यादा है तो हम बच्चों को कह सकते हैं कि आपके पास 200 रुपए हैं और आप और आपके मित्र जो है वो बाहर खाने गए हैं। तो अब आप देखिए कि आप 200 रुपए में क्या ऐसा ऑर्डर करेंगे जिससे आपको पोषक तत्व भी मिले, आपको पैसे में वैल्यू भी मिले और आपका पेट भी भर जाए। तो इस एक्टिविटी से बच्चे का क्या होगा, बच्चा जो है वो कैलकुलेटिव बनेगा, बच्चा जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग करेगा, बच्चा जो है वो क्रिएटिवली थिंक करेगा, वो ऑप्शंस को आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सा आइटम हम ले ताकि हम 200 रुपए के अंदर एक बढ़िया पोषक तत्व को खा सकते हैं। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने बस एक मेन्यू ही क्लासरूम में लिया है, पर आप देखिए इस मेन्यू को क्लासरूम में लेकर आके हमने कितना एक्टिविटी को एनहांस कर दिया, हम कितनी सारी स्किल्स को हमारे बच्चों तक पहुंचा रहे हैं, है ना। अब बच्चा जब रेस्टोरेंट में जाएगा या किसी होटल में या ढाबे में जाएगा तो उसको बात तो करनी पड़ेगी, तो वो कम्युनिकेट करेगा कि भैया मुझे एक प्लेट दाल या 4 चपाती दीजिए। तो वो एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज में बात करेगा। फिर क्योंकि उसने कैलकुलेट किया है तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहा है, क्रिएटिव थिंकिंग कर रहा है, क्रिटिकल थिंकिंग कर रहा है।
तो हम क्या करेंगे एज टीचर्स, कुछ कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें क्लासरूम में लेके जाएंगे जिससे सब्जेक्ट क्या हो जाए और इंटरेस्टिंग बने, थोड़ा सा फन बने और बच्चों का जो फियर है वो कम हो जाए। मैं अभी 2 मिनट के लिए रुकूंगा। नियति मैम, अगर आप टीचर्स को पूछे वो यहाँ तक कुछ पूछना चाहे या उनका कुछ सजेशन है या कुछ वो बताना चाहे तो वो प्लीज बताएं। जी सर, बिलकुल. शिक्षकांना विनंती आहे की इथपर्यंत जे पण सरांनी आतापर्यंत एक्सप्लेन केलंय, ह्यामध्ये काही शंका किंवा काही बोलायचं असेल कोणाला तर प्लीज बोला. सगळ्यांना विनंती की त्यांनी प्लीज ऍक्टिव्हली पार्टिसिपेट करावं सेशनमध्ये, नाहीतर मग जस्ट एक तर्फी सेशन होऊन जाईल. अच्छा, उन लोगों को ठीक लग रहा है कि नहीं, या कोई और एक्टिविटी है जो ये लोग करते हैं, या कुछ नया है, कुछ सही नहीं है, कुछ भी आप लोग कुछ ऐसा भी हो प्लीज आप थोड़ा सा बताएंगे तो मुझे भी सीखने का मौका मिलेगा, क्योंकि आप सब लोग बहुत ही सीनियर फैकल्टी है, आप लोग इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, तो आप क्या क्लासरूम में कैसे इसको लेते हैं तो मुझे भी थोड़ा बताएंगे, गाइड करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा टीचर्स। कोणी बोलू इच्छिते आहे? ऍक्च्युली कोणीच नाही बोलत आहे, तर आम्हाला असं वाटतं की तुम्ही ऐकताय की नाही ऐकताय सेशन, की सगळ्यांनी फक्त लॉग इन करून ठेवलंय असं पण वाटतंय. तर प्लीज तुम्ही काहीतरी रिस्पॉन्स द्या. सगळ्या शिक्षकांना विनंती आहे. अनिल सर, बोरसे सर, भामरे मॅडम. बोरसे सर, तुमचा आवाज कट होतोय सर. रेंज मध्ये येऊ शकता का? हा, तेजस सर बोला. हा सर बरोबर घेत आहे. जसं प्रॅक्टिकल एक्झाम्पल पण द्यायला पाहिजे मुलांना, जसे बँक वगैरेचे पोस्टचे, त्याच्यामुळे ते प्रॉफिट लॉस वगैरे समजू शकता मुलं अजून. ओके, यस सर, बरोबर बोलते हैं सर. वो कह रहे हैं कि आपने अभी तक जो समझा है वो उनको मतलब सही ही लग रहा है. उसके ऊपर उन्होंने एड ऑन किया है कि हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स बच्चों को दे सकते हैं, जैसे कि बैंक के ट्रांजैक्शन से रिलेटेड वगैरह, ताकि उनको और वो रिलेट कर पाए. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। ये देखिए तेजस सर, आपने कितना बढ़िया मुझे बताया कि बैंक का इस्तेमाल हम कर सकते हैं प्रॉफिट लॉस में। यस, यही तो हमें थोड़ा सा करना है क्लासरूम में, और क्या। मैथ्स को अगर हम कनेक्ट करते हैं थोड़ा सा रियल लाइफ से तो बच्चों को भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा, और वो बार बार इस चीज पे ध्यान रखेंगे कि मैथ्स एक बहुत ही यूजफुल सब्जेक्ट है। ठीक है, सो नियति मैम, आई थिंक मैं आगे बढ़ूं। जी जी सर, जरूर. ओके, सो अब जरा हम लोग देखते हैं कि ये तो हम लोग कुछ एलिमेंट्स अपनी क्लासरूम में डाल सकते हैं, और इन एलिमेंट्स को डाल के हम क्लासरूम को और बेटर कर सकते हैं। जैसे हम लोग, मैं फिर से अपनी इसी स्लाइड पे आऊंगा कि हम आर्ट एज अ मीडियम ले सकते हैं, ग्लोबल डायमेंशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी ऐसी प्रॉब्लम्स जो पूरे विश्व में है, बट हम उनमें से नंबर्स को अगर हम इस्तेमाल करें क्लासरूम में तो एक बढ़िया सा हमारा लेसन बनेगा। क्लासरूम एंड बियॉन्ड, यानी हम लोग अलग अलग टॉपिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो बच्चों को रियल लाइफ में देखने को मिलता है। जैसे इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच भी वही है कि हम साइंस के साथ जोड़ रहे हैं, सोशल साइंस के साथ जोड़ रहे हैं। अगर हम मॉन्यूमेंट्स का हाइट, एरिया, पेरीमीटर किसी भी तरीके से अगर हम हमारे टॉपिक को एक रियल लाइफ चीज के साथ या एक्टिविटी के साथ जोड़ेंगे तो बच्चों को डेफिनेटली बिल्कुल अच्छा लगेगा। माना थोड़ा सा उनके लिए भी न्यू होगा, थोड़ा सा उनके लिए भी चैलेंजिंग होगा, बट अगर हम एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में चले, जैसा कि मैंने बताया कि अगर हम प्लानिंग के साथ चलेंगे क्लासरूम में तो बच्चों के लिए भी आसानी होगी और हमारे लिए भी बहुत ज्यादा आसानी होगी। अब जरा हम लोग देखते हैं कि ये जो सारा हम लोग देख रहे हैं कि ऐसे करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, बट अल्टीमेटली हम लोग क्लासरूम में टीचर्स ही है, तो क्या टीच करें,
कि मैं तो आपको इतनी देर से बता रहा हूँ ये भी कर लो, वो भी कर लो, टाइम चाहिए, ऐसे करो, वो करो। यस, बिल्कुल होना चाहिए, बट लेट अस ब्रेक इट डाउन टू एग्जैक्टली व्हाट इज टू बी डन। क्लासरूम में एग्जैक्टली करना क्या है वो एलिमेंट्स टीचिंग के जो हमें हमेशा ध्यान रखने हैं। तो हम देखेंगे हमारा लेसन जो है वो इस प्रकार से होना चाहिए। सबसे पहले हम लोगों को इंट्रोडक्शन कराना चाहिए, कोई भी चैप्टर हो या कोई भी टॉपिक हो, चाहे आप फिर से उसको री शुरू कर रहे हैं तो आप उसको इंट्रोड्यूस कराएंगे बिल्कुल। आवाज कम हो रहा कैसे? हेलो हेलो, तेजस सर तुमचा माईक ऑन आहे. हाँ सॉरी। तो हमारा जो लेसन है हम लोगों को उस लेसन को इस 4 भाग में बांटने की जरूरत है। इंट्रोडक्शन, अब इंट्रोडक्शन में हमने कोई एक्टिविटी करा दिया या कोई कोई प्रीवियस नॉलेज का चेकअप करा दिया, किसी भी तरीके से किसी बच्चे को बोला कि कल जो हमने पढ़ा है उसके बारे में बताओ, तो एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए क्लासरूम में। फिर कभी भी लेसन शुरू करें आप एक इंट्रोडक्शन के साथ। इंट्रोडक्शन में आप हमेशा कोशिश करें कि आपने जो प्रीवियस क्लास में पढ़ाया है उसको रिकॉल करके उसके बाद आप आगे बढ़े। फिर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, यहाँ पे हमें हमारा सबसे ज्यादा टाइम देना है, यानी आपका जो क्लासरूम टीचिंग का सबसे मैक्सिमम टाइम है 20 से 25 मिनट, वो आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में देना है। आपको अपने कॉन्सेप्ट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्लान आउट करना है ताकि आप हर एक मिनट में बच्चों तक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे सकें। वंस दैट इज डन, आपके 20-25 मिनट खत्म। अब आप आ जाइए रीकैप के ऊपर कि आपने ये जो 20 से 25 मिनट में आपने जो पढ़ाया उसको आपने रीकैप किया। अब रीकैप में मैं आपको बताऊं कि आप कुछ कुछ स्लाइड्स बना ले, आप ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, फिल अप क्वेश्चंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे कई सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपने लेसन को रीकैप कर सकते हैं। एक बार आपके लेसन का रीकैप खत्म, अब उसके बाद आप उसका असेसमेंट लीजिए। आप चेक करिए कि क्या बच्चों ने एक्चुअल में कुछ समझा है कि नहीं, क्या बच्चों ने एक्चुअल में कुछ नॉलेज को गेन किया है कि नहीं। एंड फिर आप देखेंगे कि ये साइकिल जो है वो हमेशा घूमता रहता है, इंट्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, रीकैप एंड असेसमेंट। तो ये एक पर्टिकुलर साइकिल है जो मेरे को लगता है कि एज टीचर्स हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और बाकी जो मेजर चीजें हैं वो आप अपने लेसन प्लान के हिसाब से इसको ढाल सकते हैं, बट अल्टीमेटली एक पर्टिकुलर लेसन में ये 4 चीजें ही होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपका मटेरियल, आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, आपका रिकैप कराने का तरीका, और उसके बाद आपका असेसमेंट का तरीका कि आप वर्कशीट के माध्यम से करा रहे हैं या रिटन मैटर में करा रहे हैं, ये कंप्लीटली आपके लिए है। ओके, क्लियर यहाँ तक? कोई डाउट? इंट्रोडक्शन टू एलिमेंट्स ऑफ टीचिंग, यहाँ पे हमने देखा कि हमारे क्या क्या टीचिंग एलिमेंट्स हैं, उसका हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा। अगर आप कुछ बताना चाहे या कुछ और इसमें ऐड करना चाहे जो हमें करना चाहिए तो आप प्लीज बेझिझक होकर मुझे बता सकते हैं। अब हम चलते हैं, क्योंकि हम अब 21वीं सदी में हैं, बहुत सारी चीजों को क्लासरूम में करना तो आसान नहीं है, और यही हमारा इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी आता है। यानी क्या हम कंप्यूटर को इस्तेमाल करके अपनी क्लासरूम में लेके जा सकते हैं? कंप्यूटर से भी ज्यादा मैं बोलूंगा इंटरनेट, क्या हम इंटरनेट को डेफिनेटली क्लासरूम में लेके जा सकते हैं? यस, हम बिल्कुल लेके जा सकते हैं। और हम क्या क्या कर सकते हैं और क्या बेनिफिट्स हैं? एक तो सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे लगता है कि डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन है। आपने जिस हिसाब से अपनी वर्कशीट को बनाया उसमें उसके अलग उसमें उसका अलग इंस्ट्रक्शन है। आप किताब इस्तेमाल करके, आप छोटे अक्षरों वाले हैं, आपके पास बड़ी आंसर शीट आएगी। आप ऑडिटरी है तो आपको सुना के क्वेश्चन को सॉल्व करा जाएगा। अगर आप देख नहीं सकते तो आपके लिए एक स्क्राइब आएगा। तो बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस है जो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन के लिए। इसके बाद आता है पर्सनलाइज्ड लर्निंग। अब आप देखेंगे आजकल चैट जीपीटी, व्हाट्सएप का मेटा एआई, वो क्या करता है, आपके मनपसंद की वर्कशीट वो बना के देता है।
या आपके मनपसंद की जो एक्टिविटी है वो बना के देता है, वो पर्सनलाइज करके देता है। बस आपको एक प्रॉम्प्ट देने की जरूरत है कि क्या हम लोग, हमारे पास क्लासरूम में 40 बच्चे हैं और उसमें से 10 बच्चे तो बहुत ही एवरेज के ऊपर हैं, 10 बच्चे एवरेज के नीचे हैं और हमारे 20 बच्चे मोटा मोटी एवरेज है। तो अगर हम उसको ये बात बताएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बताएंगे, तो वो आपको उसी प्रकार की वर्कशीट बना के आपको देगा विथ आंसर्स। यस, विथ आंसर्स आपको वर्कशीट बना के देगा और आपको क्लासरूम में उसको सॉल्व कराना है और बच्चे को घर पे भी देना है कि वो सॉल्व करे। अच्छा, इंस्टा टेक्नोलॉजी का और सबसे बड़ा यूज है जो है कि हमारा पेपर बहुत जल्दी चेक हो जाता है। अगर हमने एमसीक्यू क्वेश्चन वाला पेपर कराया तो एमसीक्यू वाला क्वेश्चन पेपर बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा और बहुत जल्दी इसका रिजल्ट आ जाएगा। और दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो विजुअलाइजेशन और एक सॉलिड एम्पावरमेंट। विजुअलाइजेशन का मतलब है कि गूगल इमेजेस क्या करेगा, आपको पिक्चर्स बना के देगा। आप अगर स्टोरी सम करा रहे हैं और अगर आप गूगल को बोलते हैं कि आप उसको पिक्चर चाहिए, तो वो डेफिनेटली उसकी पिक्चर बना के देगा। ये किसी भी तरीके से हो सकता है, इट इज अ पिक्चर सम और इट इज अ एक्सप्लेनेशन सम, वॉट एवर इट इज, हाउस एवर इट इज गोइंग टू गिव यू अ पिक्चर। ओके, और लास्टली स्टूडेंट्स के लिए ओनरशिप देता है। तो बच्चे अपनी लैंग्वेज को, बच्चे अपने लिए अपने तरीके से इसको स्टडी कर सकते हैं। उनको जो लैंग्वेज आती है, चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, मराठी हो, वो अपनी लैंग्वेज में अपने आप इन कंटेंट्स को निकाल सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अपनी जिंदगी को और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये एक इमेज है जो मैंने लगाया है। आपको इस इमेज को देख के क्या लगता है, जरा आप मुझे बताइए। कुछ बताना चाहें इस इमेज के बारे में? यस, आप अगर इस इमेज को ध्यान से देखेंगे तो देखेंगे कि एक पर्सन जो है वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आया हुआ है। अब जब हम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जाते हैं डियर टीचर्स, तो हम क्या करते हैं? सर तेजस सर ने हैंड रेज किया है, वो शायद कुछ बोलना चाह रहे हैं। हाँ तेजस सर बोला। तेजस सर। हॅलो, हो सर बोला सर. हा आपल्याला कम्प्युटर दिसतोय, वेगवेगळे इमेजेस दिसत आहे Yes, सर त्याच्यामध्ये. बरोबर सर. यस. और सर उन्होंने जवाब दिया है कि काफी सारी कंप्यूटर स्क्रीन्स दिख रही है. यस, और कंप्यूटर स्क्रीन्स को खरीदने के लिए एक पर्सन जो है वो मॉल में गया है। तो मैं इस पिक्चर के माध्यम से आप सभी को यही बताना चाह रहा हूं कि आजकल की दुनिया में बहुत सारी चीजें हो गई हैं, एप्लीकेशंस हो गए हैं, कई सारे पेडागोजिकल एडवांसमेंट हो गए कि हमें ऐसा करना चाहिए, स्टोरी टेलिंग पढ़ाओ, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज कराओ। बट अल्टीमेटली आप आपकी कक्षा के बिल्कुल गार्डियन है। आपको पता है कि आपके स्टूडेंट्स कैसे स्टडी करते हैं, आपको पता है कि वो उनका स्ट्रेंथ क्या है, आपको पता है कि उनका वीकनेस क्या है। किसी क्लास में अगर स्टोरी टेलिंग अच्छे से हुआ, ये जरूरी नहीं कि आपकी क्लास में भी स्टोरी टेलिंग अच्छे से हो। इसमें बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट आते हैं। तो आप एज अ टीचर क्या करते हैं अपने बच्चों के साथ मैथ्स को फियर से हटाने के लिए और इसको फन बनाने के लिए, ये पूरी तरह आपके ऊपर है। आप मार्केट में जाएंगे तो आपको कई सारी चीजें मिलेंगी, बट आपको खुद देखना है कि आप एज अ टीचर अपनी क्लास के लिए क्या कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स कम टू द फाइनल पॉइंट, सम पॉइंट्स टू रिमेंबर दैट जो हमें करना है।
आने वाली क्लास में हम टेक्नोलॉजी के ऊपर ही पूरा क्लास करेंगे, जिसमें हम 2 से 3 टूल्स को समझेंगे ताकि हम हमारी क्लासरूम को और बेटर करा सकें। बट जब कभी आप लोग कोई भी टेक्नोलॉजी को क्लासरूम के अंदर लेकर आते हैं तो आप प्लीज ध्यान रखिएगा कि उसमें इमेजेस हो, क्योंकि अल्टीमेटली किताबों में तो इमेजेस उनको मिल नहीं रही है बच्चों को, तो कहीं ना कहीं पे तो उनको इमेजेस मिले। तो आप रखिए, ऐसा रखिए कि आपके पास अच्छी इमेजेस हो, आपके पास अच्छा, जब आप स्क्रीन पे उसको चलाए तो उसमें बहुत सारी कलरफुल इमेजेस हो, ताकि बच्चों का मन उसमें अच्छा प्रफुल्लित हो जाए, और जब उनका मन अच्छा रहेगा तो वो डेफिनेटली सब्जेक्ट को और अच्छे तरीके से करेंगे। इसके बाद है एबिलिटी टू डेवलप थॉट। जब आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक को वीडियो के तौर पे दिखा रहे हैं या उसको समझ रहे हैं, तो आप कोशिश करिए कि उसमें कुछ आपके ऐसे क्वेश्चन हो जो आपको एक प्रॉब्लम सॉल्विंग लेवल पे लेके जाए, वो आपको सोचने के लिए मजबूर करते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स लेने चाहिए आपको, या कुछ ऐसे टॉपिक्स लेने चाहिए जिससे बच्चे का थॉट्स का जो डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो। इसके बाद जो है वो सब्जेक्ट एज अप्रोप्रिएट एंड यूजर फ्रेंडली। आपका जो भी टॉपिक हो या जो भी आप लोग टूल इस्तेमाल करते हैं वो एज अप्रोप्रिएट हो और यूजर फ्रेंडली हो, क्योंकि अंकल तो वहीं पे ही रहेंगे, क्योंकि क्लासरूम में हम अंकल्स तो है नहीं, अंकल तो वहीं पे ही है, आंटी भी वहीं पे है, बट अल्टीमेटली हमारे स्टूडेंट्स जो है, उन स्टूडेंट्स के हिसाब से हमें हमारे कंटेंट को लेकर आना है। क्या वो एज अप्रोप्रिएट है कि नहीं, और बच्चे उसको आसानी से समझ पा रहे हैं कि नहीं, ये हमें ध्यान देना है। हमें सेल्फ एज अ अंकल और आंट के तौर पे नहीं, हमें एज अ टीचर, हमें उनका एज अ फैसिलिटेटर उनके साथ कदम से कदम मिलाना है। एंड लास्टली जो है, क्या आपका जो तरीका है वो एक लर्निंग एनवायरनमेंट बना रहा है, आपने जो भी इस्तेमाल किया अपने बच्चों के साथ, पर अल्टीमेटली हम जो चाह रहे हैं कि हमारा बच्चा मैथ्स को स्टडी करे, मैथ्स के साथ घबराए नहीं, मैथ्स को एंजॉय करे, क्या वो इस चीज तक पहुंच पा रहा है? तो ये कुछ पॉइंटर्स है जो मैं आपको देना चाहता हूं, और आप लोगों के पास भी डेफिनेटली यही पॉइंटर्स होंगे, बट इसको अगर हम रिवाइज करते हुए चले सालों साल तो हमारे लिए अच्छा होगा और हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा होगा। अब विद इसी के साथ मैं आज का अपना सेशन यहीं पे ही रोक रहा हूँ। हम एक बार फिर से आपके साथ मिलेंगे और उसमें हम कुछ एआई टूल्स की बात करेंगे और उनको सीखेंगे कि हम किस प्रकार से उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नियति मैम, ओवर टू यू। और अब अगर आपके पास कुछ भी क्वेश्चन आंसर्स है तो आप प्लीज मेरे से पूछिए, मुझे बताए, मुझे आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, या क्या ठीक हो सकता है, क्या और बेहतर हो सकता है, जरा आप मुझे बताएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और आप लोग को भी अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच कौशल सर। जितने भी नियति, एक सेकेंड, थैंक यू कौशल, इट वाज अ वंडरफुल सेशन, बट ये 2-वे सेशन इसलिए नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस। their vacation started, so Okay. most of the teachers, they left for their home, and one